डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, आपके न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में एनसीईआरटी ने पेज नंबर 322 पर रिफ्लेक्स एक्शन टॉपिक के नीचे एक इंपॉर्टेंट हेडिंग मेंशन किया है, दैट इज सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ने में समय काफी कम लगता है, पर इस टॉपिक से आपके नीट एग्जाम में हर साल ऑन एन एवरेज 1 to 2 क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज बनी रहती हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चों, इस टॉपिक को आप बहुत इत्मीनान से सुनेंगे। इस टॉपिक में आप मेरी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो बच्चों, इस टॉपिक को मैं एनसीईआरटी के पैराग्राफ से आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं। पहले आप ध्यान से सुन लें, बाद में हम एनसीईआरटी के उन सभी स्टेटमेंट्स को यहां से पढ़कर भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है, एनसीईआरटी ने ऐसी शुरुआत की है, हैव यू एवर थॉट, बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे, ध्यान सुने बच्चों। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम में होने वाले बदलावों को आप किस तरह से महसूस कर पाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर उस ऑब्जेक्ट के कलर को आखिर आप किस तरह से देख पाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कोई भी आवाज आपको कैसे सुनाई देती है? और देखिए बच्चों, इतने सवाल पूछ लेने के बाद एनसीईआरटी इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को अगले ही कुछ स्टेटमेंट्स में आपके सामने रखती है। एनसीईआरटी लिखती है बच्चों, हमारी बॉडी में कुछ सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिन्हें हम सेंसरी रिसेप्टर्स भी कह सकते हैं। ध्यान सुनिए बच्चों, एनसीईआरटी लिखती है हमारी बॉडी में कुछ सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो कि एनवायरनमेंट में होने वाले सभी तरह के चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, फिर एप्रोप्रिएट सिग्नल्स जनरेट करते हैं और इन सिग्नल्स को एफरेंट नर्व फाइबर की मदद से हमारे सेंट्रल न्यूरस सिस्टम तक ट्रांसमिट करते हैं और फिर वहां पर उन सभी सिग्नल्स का, वहां पर उन सभी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है, उनका एनालिसिस होता है और इस तरह से एनवायरनमेंट में होने वाले सभी चेंजेस को हम सेंस कर पाते हैं। तो बस कंक्लूसिव स्टेटमेंट इतना याद रखें बच्चों, हमारी बॉडी में कुछ सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में होने वाले सभी चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, एप्रोप्रिएट सिग्नल्स जनरेट करते हैं और फिर इन सिग्नल्स को सेंट्रल न्यूरस सिस्टम तक ट्रांसमिट करते हैं। एक काम करते हैं, एनसीईआरटी के उन स्टेटमेंट्स को मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं, आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। एनसीईआरटी ने लिखा है, हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, हाउ डू यू फील द क्लाइमेटिक चेंजेस इन द एनवायरनमेंट? How do you see an object and its color? How do you hear a sound? और देखिए बच्चों, इन सभी सवालों का जवाब एनसीईआरटी अगले कुछ स्टेटमेंट्स में आपके सामने रख रही है, जैसे कि द सेंसरी ऑर्गन्स और सेंसरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट ऑल द टाइप्स ऑफ चेंजेस इन द एनवायरनमेंट and send appropriate signals to the central nervous system where all the inputs are processed and analyzed, and this is how you can sense changes in the environment. तो conclusive statement बस इतना याद रखें बच्चों, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स या कुछ ऐसे ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो कि एनवायरनमेंट में होने वाले सभी तरह के चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, एप्रोप्रिएट सिग्नल्स जनरेट करते हैं और फिर एफरेंट नर्व फाइबर की मदद से इन सिग्नल्स को हमारे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम तक ट्रांसमिट करते हैं। और बच्चों, इस तरह के सभी ऑर्गन्स को, सभी स्ट्रक्चर्स को नाम दिया जाता है सेंसरी ऑर्गन्स या फिर सेंसरी रिसेप्टर्स। अब बच्चों, एक बात तो कंफर्म है, सेंसरी ऑर्गन्स या फिर सेंसरी रिसेप्टर एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, पर ये कौन से एनवायरनमेंट से सिग्नल को रिसीव करते हैं, उस बेसिस पर जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, इनको हम जनरली दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक तो होती है एक्सटीरोसेप्टर्स और एक होते हैं बच्चों इंटेरोसेप्टर्स। नाम से पता चल रहा है, ऐसे सेंसरी रिसेप्टर जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करते हो, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे सेंसरी रिसेप्टर जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्टिमुलस को रिसीव करते हो, दे आर रेफर टू एज एक्सटीरोसेप्टर्स। जैसे यहां पर हमने 5 इंपॉर्टेंट एक्सटीरोसेप्टर्स को मेंशन किया है बच्चों, आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। आप जानते हैं बच्चों, ये पांचों के पांचों एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। ऑन द अदर हैंड, नाम से पता चल रहा है बच्चों, ऐसे रिसेप्टर्स जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करते हो, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे सेंसरी रिसेप्टर्स जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट से स्टिमुलस को रिसीव करते हो, दे आर रेफर टू एज इंटेरोसेप्टर्स। पहले तो बच्चों मैं आपको इंटेरोसेप्टर्स के कुछ एग्जांपल्स यहां पर मेंशन कर देता हूं, जैसे कि बच्चों ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टॉपिक में वहां पर आपने एक सब टॉपिक पढ़ा था, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। उसमें भी आपने दो नाम जरूर पढ़े होंगे बच्चों, एओर्टिक बॉडी और कैरोटिक बॉडी। जाहिर सी बात है, एओर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी दे आर वन ऑफ द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ इंटेरोसेप्टर्स, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर
जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर H+ और CO2 के कंसंट्रेशन में होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। जैसे कि बच्चों आपने किडनी के दौरान आपने जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस को स्टडी किया होगा, वो भी एक तरह का इंटेरोसेप्टर है, क्योंकि वो भी हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें प्रेशर में अगर कोई चेंज होते हैं उनको डिटेक्ट करता है। सिमिलरली बच्चों कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स भी होते हैं, बस इतना याद रखेंगे। ऐसे सेंसरी रिसेप्टर जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को रिसीव करते हो, डिटेक्ट करते हो, दे आर रेफर टू एज इंटेरोसेप्टर्स। अब देखिए बच्चों इस टॉपिक में हमें मेनली किसके बारे में स्टडी करना है, दैट इज एक्सटीरोसेप्टर्स। अब खास बात सुनिए बच्चों, इन एक्सटीरो रिसेप्टर्स की लिस्ट में जो शुरुआती 3 एक्सटीरोसेप्टर्स हैं, आई, ईयर और नोज, खास बात यह है ये तीनों बाहर से तो स्टिमुलस को रिसीव करते ही हैं, पर साथ ही साथ बच्चों ये डिस्टेंट प्लेसेस से यानी दूर से स्टिमुलस को रिसीव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई एक्सटीरो रिसेप्टर्स कहलाने के साथ साथ दे आर आल्सो रेफर टू एज टेली रिसेप्टर्स। बहुत मेहनत से पढ़ाएंगे, आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। आपने सुना होगा टेली वर्ड अगर कहीं जुड़ जाता है तो वो रिप्रेजेंट करता है दूर वाले स्पेस को। जैसे आपने सुना होगा बच्चों, दूर की आवाज को सुनाने वाला यंत्र टेलीफोन, दूर की चीजों को दिखाने वाला यंत्र टेलीस्कोप। तो दूर से सिग्नल को रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर्स होंगे दे विल बी रेफर्ड टू एज टेली रिसेप्टर्स। तो देखिए बच्चों हमें यहां पर डिटेल में स्टडी करना है रिगार्डिंग एक्सटीरोसेप्टर्स। उसमें भी हम मेनली 2 टेली रिसेप्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज आई एंड ईयर। और आज के इस लेक्चर में जो सबसे पहला सेंस ऑर्गन हम स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज ह्यूमन आई। बहुत मेहनत से पढ़ेंगे, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। आपकी एनसीईआरटी मॉड्यूल का एक एक स्टेटमेंट हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन दैट इज ह्यूमन आईज। हम सभी जानते हैं बच्चों हमारे पास 2 आंखें पाई जाती हैं। एक एक वर्ड बताऊंगा, एनसीईआरटी ने भी लिखा है बच्चों पेयर्ड आईज, तो ये तो आप जानते ही हैं हमारे पास 2 आंखें होती हैं। अब खास बात सुने बच्चों, हमारी हर आंख जो होती है वो एक नियरली स्फेरिकल होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। बच्चों मैंने कहा है हमारी जो आंखें होती हैं वो नियरली स्फेरिकल होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। इसलिए बच्चों हम अपनी आईज के लिए एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज आई बॉल। तो आज के बाद आप कह सकते हैं हमारे पास 2 आईज होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं हमारे पास 2 आई बॉल प्रेजेंट होती हैं। अब जब बात प्रेजेंस की हुई है तो मैं आपको बताना चाहूंगा द लोकेशन और पोजिशन ऑफ आवर आई बॉल। तो ध्यान सुने बच्चों, आप सभी जानते हैं हमारे हेड वाले रीजन का जो बोनी फ्रेमवर्क होता है उसको हम स्कल कहते हैं। तो देखिए बच्चों आपको यहां पर स्कल का एक छोटा सा सेक्शन नजर आ रहा होगा। तो एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, हमारे स्कल में कुछ क्रेनियल बोन्स और कुछ फेशियल बोन्स से घिरकर छोटे छोटे नॉच लाइक स्ट्रक्चर बन जाया करते हैं, सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाया करते हैं। इन सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ही हमारी आई बॉल सिचुएटेड होती है। और बच्चों ये जो सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर हमारे स्कल में बन चुके हैं इन्हें नाम दिया जाता है आई ऑर्बिट। तो बस इतना याद रखेंगे, हमारे पास 2 आईज होती हैं, हर आंख एक नियरली स्फेरिकल होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आई बॉल। और हमारी दोनों आई बॉल हमारे स्कल के अंदर कुछ सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि सॉकेट लाइक बोनी ऑर्बिट्स होते हैं, उनके अंदर आई बॉल सिचुएटेड होती है। तो एक काम करते हैं, आई बॉल की पोजीशन के लिए एनसीईआरटी ने एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा है बच्चों। एनसीईआरटी लिखती है our paired eyes are located in the sockets of the skull known as eye orbits। चलिए बच्चों अब इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें स्टडी करना है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल एंड इट्स फिजियोलॉजी, दैट इज इट्स वर्किंग मैकेनिज्म। पर उसको हम स्टडी करें बच्चों उससे पहले हमारी आई बॉल के बाहर की तरफ कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, हम उनके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। दैट इज हम पढ़ेंगे सम एसेसरी स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू आई बॉल। पर उससे पहले मैं आपको यहां पर एक और चीज बता दूं बच्चों, हमारी आई बॉल की लोकेशन आई ऑर्बिट के अंदर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है कि हमारी आई बॉल का जो मैक्सिमम पोर्शन होता है अप्रोक्सीमेटली 80% पार्ट ऑफ द आई बॉल वो अनएक्सपोज्ड होता है। जाहिर सी बात है बच्चों इस आई बॉल का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो पीछे की तरफ छिप जाया करता है, या फिर हम कह सकते हैं आई बॉल का बहुत ही कम पार्ट होता है, अप्रोक्सीमेटली 20% पार्ट वही आपको बाहर से विजुअलाइज होता है, यानी हम कह सकते हैं इसका बहुत कम पार्ट होता है जो कि एक्सपोज्ड पोर्शन होता है। चलिए बच्चों अब आई बॉल का स्ट्रक्चर पढ़ें उससे पहले यहां पर हम स्टडी करने जा रहे हैं सम एसेसरी स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू ह्यूमन आई बॉल। और देखिए बच्चों उसमें पहला कंपोनेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज आईलिड्स, जिनको पैल्पेब्री भी कहा जाता है, आम भाषा में इनको कहा जाता है बच्चों पलक। अब ध्यान सुने बच्चों, हमने देखा हमारी आई बॉल का
जो 20% पार्ट होता है अप्रोक्सीमेटली वो बाहर की तरफ होता है, यानी एक्सपोज्ड होता है। तो उस एक्सपोज्ड पोर्शन को प्रोटेक्शन देने के लिए एक्चुअली में क्या होता है, हमारी आईबॉल के एक्सपोज्ड पोर्शन को प्रोटेक्शन देने के लिए आईबॉल के बाहर की तरफ दो मस्कुलर लिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं आईलिड्स, या फिर इनको पैल्पेब्री भी कहा जाता है। आप जानते हैं बच्चों, लोकेशन के हिसाब से इनको हम दो अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसी आईलिड जो कि ऊपर की तरफ होती है उसे हम कहते हैं अपर आईलिड, और ऐसी आईलिड जो कि नीचे की तरफ होती है उसे हम कहते हैं लोअर आईलिड। और बच्चों, इन आईलिड्स के एंटीरियर पार्ट पर जो छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं उन्हें नाम दिया जाता है आई लैशेस। बस इतना याद रखेंगे, हम आईबॉल के कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर्स को यहां पर स्टडी करना है। आपको इतना याद रखना है, हमारी आईबॉल के बाहर की तरफ दो मस्कुलर लिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आईलिड्स, और इन आईलिड्स का फंक्शन होता है आईबॉल के एक्सपोज्ड पोर्शन को कवर करना। अब बच्चों एक और खास बात सुनिए, क्या होता है, एक और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जिसे हम नाम देते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन या फिर प्लीका सेमिलरिस, या फिर बच्चों इसको कभी कभी थर्ड आईलिड भी कहा जाता है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, एक्चुअली में क्या होता है, ये जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है नॉर्मली तो ये आईबॉल के बाहर की तरफ किसी एक पर्टिकुलर साइट पर कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, लेकिन कुछ एनिमल्स में ये फंक्शनल होती है और जरूरत पड़ने पर ये आईबॉल के एक्सपोज्ड पार्ट को कुछ इस तरह से कवर कर सकती है। आपने देखा बच्चों, अपर आईलिड ऊपर से नीचे की तरफ कवर करेगी, लोअर आईलिड नीचे से ऊपर की तरफ करेगी, लेकिन कुछ एनिमल्स में एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं जो कि आईबॉल को जरूरत पड़ने पर इस तरह से कवर करके प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। बच्चों इसे नाम दिया जाता है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन या फिर प्लीका सेमिलरिस, या फिर इसको आम भाषा में थर्ड आईलिड भी कहा जाता है। जैसे बच्चों आप यहां पर डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हम इस बर्ड की बात करें, आप देख सकते हैं नॉर्मली तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन एक पर्टिकुलर साइट पर कंस्ट्रिक्टेड वे में प्रेजेंट होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वही निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, वही ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन आईबॉल के एक्सपोज पोर्शन को कुछ इस तरह से कवर कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी बच्चों वो ये है, ह्यूमंस के केस में जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है वो एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है, नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर है। जैसे बच्चों आपने देखा होगा हमारी आईबॉल में बाहर की तरफ यहां पर वो ट्रांसपेरेंट निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन हमेशा एक कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं बच्चों, हमारे पास दो आंखें हैं, हम आंखों के लिए एक वर्ड यूज करते हैं आईबॉल। हमारी आईबॉल की लोकेशन मैंने आपको बता दी हमारे स्कल में, और बार बार हम इसलिए बोलेंगे ताकि आपको लेक्चर के दौरान ही सारी चीजें याद हो जाएं। आप कनेक्टेड रहे बच्चों, हमारी आईबॉल हमारे स्कल रीजन में कुछ बोनी सॉकेट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी आई ऑर्बिट्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट होती है। आईबॉल का बहुत कम पोर्शन अप्रोक्सीमेटली 20% पार्ट ही एक्सपोज्ड होता है, और उस एक्सपोज पार्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए पहला स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा बच्चों दैट इज आईलिड्स और पैल्पेब्री। खास बात यह है, जो थर्ड आईलिड होती है, जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है, जो प्लेका सेमिलरिस होती है, वो ह्यूमंस के केस में एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर होता है। चलिए बच्चों, एसेसरी स्ट्रक्चर्स की सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए सेकंड स्ट्रक्चर जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ग्लैंड्स रिलेटेड टू द आईबॉल। बच्चों आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखेंगे, हमारी आईबॉल के बाहर की तरफ कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा लैक्राइमल ग्लैंड्स जो कि टीयर्स का प्रोडक्शन करती हैं। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे बच्चों मीबॉमिन ग्लैंड होती हैं, जीज ग्लैंड होती हैं। बस इतना याद रखेंगे, हमारी आईबॉल के बाहर की तरफ कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और जाहिर सी बात है बच्चों बस इतना याद रखेंगे, इन ग्लैंड्स का जो भी सिक्रेटरी फ्लूइड होता है उस सिक्रेटरी फ्लूइड का एक कॉमन फंक्शन होता है हमारी आईबॉल का जो एक्सपोज्ड पोर्शन है उसको लुब्रिकेशन करना, उसको मॉइस्चराइज करना। तो बस इतना याद रखेंगे बच्चों, ग्लैंड्स का फंक्शन है टू लुब्रिकेट एंड मॉइस्चराइज द एक्सपोज्ड पोर्शन ऑफ द आईबॉल। चलिए बच्चों, आईबॉल के एसेसरी स्ट्रक्चर्स में कंटिन्यू करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। ध्यान सुनो बच्चों, ऑक्यूलर वर्ड रिलेट करता है आईज को, और एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाहर की तरफ। हम देखेंगे बच्चों, हमारी आईबॉल में अंदर की तरफ भी कुछ मसल्स पाई जाती हैं, लेकिन फिलहाल हम पढ़ रहे हैं एसेसरी और एडिशनल स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू द ह्यूमन आईबॉल। तो बस इतना याद रखें, हमारी आईबॉल के बाहर की तरफ भी कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। और इतना याद रखें बच्चों, इन सभी मसल्स का फंक्शन बस इतना होता है ताकि हमारी आईबॉल आई ऑर्बिट के अंदर मूवमेंट शो कर सके। अब देखिए बच्चों, मैं आपको उन एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की पोजीशंस, उनके नॉमेनक्लेचर को बताने जा रहा हूं, पर उससे पहले मैं चाहूंगा इस डायग्राम को आप जरूर समझें। आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए बच्चों,
अभी आप जो हैं मान लेते हैं आप मुझे विजुअलाइज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं द एंटीरियर व्यू। एक बार फिर से समझे बच्चों, आप मुझे सामने से देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो मेरी लेफ्ट आई है वो आपको डायग्राम में राइट साइड में नजर आ रही है, और जो मेरी राइट आई है वो आपको डायग्राम में लेफ्ट साइड में नजर आ रही है। अब जाहिर सी बात है बच्चों, अगर मैं दोनों आई बॉल्स की बात करूं, हम बहुत इत्मीनान से पढ़ रहे हैं, आप कनेक्टेड रहे बच्चों, मैं दोनों आई बॉल्स की बात करूंगा तो इन आई बॉल का जो ईयर की तरफ वाला पोर्शन है उसे आप कह सकते हैं लेटरल साइड, जबकि इन दोनों आई बॉल का जो नोज की तरफ यानी सेंट्रल साइड पर जो पोजीशन है उसे आप कह सकते हैं मीडियल साइड। और जाहिर सी बात बच्चों, ऊपर वाले को हम कहेंगे सुपीरियर, नीचे वाले को हम कहेंगे इंफीरियर। आप देख सकते हैं इस आई बॉल में ये लेटरल साइड है जबकि ये मीडियल साइड है। अगर इस आई बॉल की बात करें तो ये मीडियल साइड और ये लेटरल साइड है। अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, मैं आपको अलग से दिखाने जा रहा हूं द एंटीरियर व्यू ऑफ द राइट आई। देखिए बच्चों, मेरी राइट आई ये है तो आपको ये वाली राइट आई नजर आ रही है, तो हमने क्या किया है, इसी डायग्राम को हमने अलग से यहां पर रिप्रेजेंट किया है। मैंने इसके नीचे लिखा है बच्चों, दिस इज द एंटीरियर व्यू ऑफ द राइट आई। तो जाहिर सी बात है राइट आई पढ़ रहे हैं तो इधर होगा लेटरल साइड, बहुत इत्मीनान सुने, ये होगा लेटरल साइड या फिर एक्सटर्नल साइड, जबकि अंदर की तरफ ये होगा मीडियल साइड या फिर इंटरनल साइड, ये होगा सुपीरियर साइड और ये होगा इंफीरियर साइड। अब ध्यान सुनो बच्चों, हमारी हर आई बॉल से बाहर की तरफ 6 मसल्स अटैच होती हैं, और खास बात है बच्चों, इन 6 मसल्स में से जो 4 मसल्स होती हैं वो तो स्ट्रेट नेचर की होती हैं, इसलिए उन्हें नाम दिया जाता है रेक्टस मसल। एक बार फिर से बता रहा हूं बच्चों, हमारी हर आई बॉल से बाहर की तरफ 6 मसल्स अटैच होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। इनमें से 4 मसल तो स्ट्रेट होती है जिन्हें हम कहते हैं रेक्टस मसल, और 2 मसल्स तिरछी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑब्लिक मसल। अब जाहिर सी बात बच्चों, लोकेशन के हिसाब से आप उनका नॉमेनक्लेचर बहुत आसानी से कर पाएंगे। मेरे साथ कनेक्टेड रहें, ध्यान से देखिए बच्चों, लेटरल साइड पर ये जो स्ट्रेट मसल है इसे आप कह सकते हैं लेटरल रेक्टस मसल, वेरी इजी, या फिर इसको हम कह सकते हैं एक्सटर्नल रेक्टस। मीडियल साइड पर जो स्ट्रेट मसल है इसे हम कह सकते हैं मीडियल रेक्टस या फिर इंटरनल रेक्टस। ऊपर की तरफ जो स्ट्रेट मसल है सुपीरियर रेक्टस, नीचे की तरफ जो स्ट्रेट मसल है इंफीरियर रेक्टस। और देखिए बच्चों, ऊपर की तरफ एक तिरछी मसल होती है जिसे हम कहते हैं सुपीरियर ऑब्लिक, जबकि नीचे की तरफ जो तिरछी मसल होती है उसे हम कहते हैं इंफीरियर ऑब्लिक। एक बार फिर से समझे बच्चों, हमारे पास 2 आई बॉल हैं, लोकेशन हम पढ़ चुके हैं, स्कल के अंदर कुछ बोनी सॉकेट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आई ऑर्बिट्स। आप कोशिश करें ये टॉपिक आपको क्लास के दौरान ही याद हो जाए। फिर बच्चों यहां पर हम स्टडी कर रहे हैं द एसेसरी स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू ह्यूमन आई बॉल। हम पढ़ चुके हैं आईलिड्स के बारे में, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ह्यूमंस के केस में वेस्टिजियल स्ट्रक्चर होती है। फिर हम ग्लैंड्स की बात कर चुके हैं जो लुब्रिकेशन और मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम करती हैं। अब थर्ड हम स्टडी कर रहे हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। तो हर आई बॉल से बाहर की तरफ 6 मसल्स एसोसिएटेड होती हैं, 4 तो रेक्टस होती हैं और 2 ऑब्लिक होती हैं। और जाहिर सी बात है बच्चों, इन मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पर ही आई ऑर्बिट के अंदर हमारी आई बॉल का मूवमेंट डिपेंड करता है। वैसे बच्चों, किस मसल की वजह से किस तरह से आई बॉल का मूवमेंट होता है एक बार मैं आपको बता देता हूं। वैसे ये पार्ट इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बस आप सुन लें बच्चों। नाम से पता चल रहा है जब लेटरल रेक्टस में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आई बॉल का मूवमेंट लेटरल साइड होगा, यानी हम कह सकते हैं आई बॉल का मूवमेंट नोज से ईयर की तरफ होगा। तो बस इतना याद रखेंगे, लेटरल रेक्टस में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आई बॉल का मूवमेंट लेटरल साइड होता है, एक्सटर्नल साइड होता है, यानी हम कह सकते हैं नोज से ईयर की तरफ होगा। जस्ट ऑपोजिट, जब मीडियम रेक्टस में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आई बॉल का मूवमेंट सेंटर की तरफ होगा, यानी मीडियल साइड होगा, यानी आप कह सकते हैं ईयर से नोज की तरफ होगा। तो बस इतना याद रखेंगे, लेटरल रेक्टस की वजह से आई का मूवमेंट जो है वो लेटरल साइड पर होता है, जबकि मीडियम रेक्टस की वजह से आई बॉल का मूवमेंट मीडियल साइड पर होता है। अब और सुने बच्चों, सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक के साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन से आई बॉल का मूवमेंट अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ होता है, जबकि इंफीरियर रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक की वजह से आई बॉल का मूवमेंट डाउनवर्ड्स होता है, नीचे की तरफ होता है। और खास बात यह है, इन सभी 6 की 6 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से आई बॉल आई ऑर्बिट के अंदर इस तरह से रोटेट कर सकती है। बस आपको इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है, हर आई बॉल से बाहर की तरफ 6 स्केलेटल मसल्स जुड़ी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। अब इंपॉर्टेंट चीज ये समझे बच्चों, इन 6 की 6 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को रेगुलेट करती है 3 पेयर क्रेनियल नर्व्स। याद कीजिए बच्चों, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में
आपने क्रेनियल नर्व्स में 3 पेयर क्रेनियल नर्व्स को मूवमेंट ऑफ आईबॉल के साथ रिलेट किया था। आपको याद होगा बच्चों, 3rd नंबर वाली ओक्यूलोमोटर, 4th नंबर वाली ट्रोक्लियर और 6th नंबर वाली एब्डिसेंस। याद कीजिए बच्चों, इन तीनों क्रेनियल नर्व्स का फंक्शन था मूवमेंट ऑफ आईबॉल। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये तीनों पेयर क्रेनियल नर्व्स मिलकर इन सभी 6 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को रेगुलेट करती हैं, एंड दैट इज व्हाई दीज 3 पेयर क्रेनियल नर्व्स रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ आईबॉल विद इन द आई ऑर्बिट। अब हमें यह याद रखना है कौन सी क्रेनियल नर्व इन 6 में से किस मसल को सप्लाई करती है। तो इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा निमोनिक हमने बनाया। आप इतना याद रखेंगे बच्चों, 3 4 6 ऑल सोलर। आई रिपीट बच्चों, 3 4 6 ऑल सोलर। जैसे कि बच्चों नाम से पता चल रहा है, एब्ड्यूसेंस LR, तो लेटरल रेक्टस, यानी जो 6th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है वो लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई करती है। सिमिलरली जो 4th नंबर वाली होती है वो सुपीरियर ऑब्लिक मसल को सप्लाई करती है। और इन दोनों मसल को छोड़कर जो बाकी की 4 होती हैं, यानी कि ऑल द मसल्स एक्सेप्ट दीज 2 आर सप्लाइड बाय द 3rd पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, दैट इज ओक्यूलोमोटर। तो बस इतना याद रखना है, हर आईबॉल से बाहर की तरफ 6 मसल्स अटैच्ड होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, जिसमें से 4 रेक्टस होती है, 2 ऑब्लिक होती है, और इन 6 की 6 मसल्स को सप्लाई करती हैं 3 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, दैट इज 3 4 6, 3 4 6 ऑल सोलर। बच्चों इसी के साथ मैं आपको यहां पर आई से रिलेटेड एक डिसऑर्डर बताना चाहूंगा। अगर मान लेते हैं किसी की इन तीनों में से किसी भी क्रेनियल नर्व में अगर कोई डैमेज होता है, या फिर बच्चों इन 6 मसल्स में अगर कोई डैमेज होता है, हो सकता है किसी मसल की लेंथ जरूरत से ज्यादा हो या फिर किसी मसल की लेंथ जरूरत से कम हो। कहने का मतलब है आईबॉल के मूवमेंट को अफेक्ट करने वाली इन सभी मसल्स में या फिर इन क्रेनियल नर्व्स में अगर कोई डिफॉर्मिटी होती है, तो वो इंसान अपने आईबॉल के मूवमेंट को विद इन द आई ऑर्बिट प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं कर पाएगा। हो सकता है आईबॉल किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में जाकर अटक सकती है। यानी बच्चों आम भाषा में इस बीमारी को नाम दिया जाता है भेंगापन। आपने सुना होगा बच्चों, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। बच्चों इसको स्ट्रैबिस्मस कहा जाता है, इसको स्क्विंट आइज कहा जाता है। तो यहां पर हमने कंप्लीट किया बच्चों द एसेसरी स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू ह्यूमन आईबॉल। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमें शुरू करना है, दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आईबॉल। बच्चों आईबॉल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम यहां पर कई सारे फिगर्स को यूज कर सकते हैं, पर आप जानते हैं एनसीईआरटी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जब भी हम आईबॉल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो मैक्सिमम केसेस में हम आईबॉल के इसी फिगर को यहां पर यूज करेंगे। तो आपकी एनसीईआरटी का फिगर नंबर 21.6 है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आईबॉल। बच्चों इस स्ट्रक्चर को हम पढ़ें, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, आप ध्यान सुनेंगे। हमने क्या किया है, हमने अपनी आईबॉल का एक कट सेक्शन लिया है। आप मानकर चलें बच्चों, मान लेते हैं ये आईबॉल है, मेरे साथ कनेक्टेड रहे। आईबॉल से एसोसिएटेड कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर्स हम पढ़ चुके हैं, आईलिड्स, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल एंड ग्लैंड्स। अब बच्चों यहां पर टॉपिक शुरू होने जा रहा है द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आईबॉल। पहले बच्चों इस डायग्राम के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, ध्यान सुनें। मान लेते हैं बच्चों ये हमारी आईबॉल है, एक नियरली स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर। हमने क्या किया है, आईबॉल का एक कट सेक्शन लिया है और कुछ इस तरह से आपको दिखाया। तो जाहिर सी बात है बच्चों, हमारी आईबॉल अंदर से होलो होती है, यानी आईबॉल में अंदर की तरफ कैविटीज पाई जाती हैं। मैंने कहा है बच्चों होलो, मैंने एम्प्टी नहीं कहा है। आप जानते हैं आईबॉल की इन कैविटीज में कुछ फ्लूइड भरे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर या फिर विट्रियस ह्यूमर। पहले आप व्यू को समझे बच्चों, आईबॉल है, हमने आईबॉल का एक्चुअल में ट्रांसफर्स सेक्शन लिया है बच्चों, हमने इसको इस तरह से काटा और आपके सामने इस तरह से इसको डिस्प्ले किया है। तो देखिए आईबॉल इंटरनल साइड पर तो होलो है, लेकिन देखिए बच्चों ये जो आपको मेरे हाथ की बॉर्डर्स नजर आ रही हैं, ये रिप्रेजेंट करती है द वॉल ऑफ द आईबॉल। तो बस इतना समझेंगे, दिस इज द ट्रांसफर्स सेक्शन ऑफ द ह्यूमन आईबॉल। अंदर से आईबॉल होलो है, अंदर कुछ कैविटीज हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ये बाहर की तरफ जो आपको नजर आ रही है, दिस इज द वॉल ऑफ द आईबॉल। अब इंपॉर्टेंट चीज जरूर सुने बच्चों, आईबॉल की जो वॉल होती है इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। बहुत इत्मीनान से सुने बच्चों, आईबॉल की जो वॉल होती है इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। और लेयर्स के हम एक वर्ड यूज करेंगे बच्चों, ट्यूनिक। तो बस इतना याद रखेंगे, हम पढ़ रहे हैं द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आईबॉल। आईबॉल अंदर से होलो है, कुछ चैम्बर्स हैं, कुछ कैविटीज हैं, बाद में पढ़ेंगे। आईबॉल की वॉल को यहां पर पढ़ने जा रहे हैं, बस इतना याद रखें, आईबॉल की जो वॉल होती है इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। मैं आपको बाहर से अंदर की तरफ नाम बता रहा हूं बच्चों, ध्यान सुन ले। पहले आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसे हम नाम देते हैं फाइब्रस ट्यूनिक। क्या कहते हैं बच्चों, फाइब्रस ट्यूनिक।
जो मिडल लेयर होती है उसे हम नाम देते हैं वस्कुलर ट्यूनिक। क्या कहते हैं जी? वस्कुलर ट्यूनिक। और आईबॉल की वॉल में जो सबसे इनर साइड पर लेयर प्रेजेंट होती है उसे नाम दिया जाता है न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक। तो अब शुरू करने जा रहे हैं द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आईबॉल। The wall of eyeball consists of 3 layers from outside to inside: fibrous tunic, vascular tunic and neurosensory tunic। अभी काम करते हैं बच्चों, इन तीनों लेयर्स के सब डिवीजन को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप ध्यान से देखेंगे, आईबॉल की वॉल में 3 लेयर्स होती हैं। ये वाला पार्ट आपको मेमोराइज करना है बच्चों। सबसे बाहर फाइब्रस ट्यूनिक, मिडल लेयर होती है वस्कुलर ट्यूनिक और सबसे अंदर की तरफ होती है न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक। फिलहाल इसको याद करें, मैं आपको समय भी दूंगा। अब देखिए बच्चों, fibrous tunic consists of 2 structures: sclera and cornea. Vascular tunic, the middle layer consists of 3 structures: choroid, ciliary body and iris। एक्चुअली क्या होता है, जो इनरमोस्ट लेयर होती है, जो न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक होती है, इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है बच्चों पार्स इरिडिका, एक होता है पार्स सीलियरिस और एक होता है पार्स ऑप्टिका। बच्चों पार्स ऑप्टिका इज रेफर्ड टू एज रेटिना। एक्चुअली क्या होता है, पार्स इरिडिका और पार्स सीलियरिस में तो सिर्फ और सिर्फ पिगमेंटेड लेयर पाई जाती है, जबकि रेटिना में पिगमेंटेड लेयर के साथ साथ न्यूरल लेयर भी पाई जाती है। और क्या होता है बच्चों, दिस न्यूरल लेयर इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट लेयर्स। एक होती है फोटो रिसेप्टर लेयर, एक होती है बाइपोलर लेयर, एक होती है गैंग्लियोनिक लेयर। फोटो रिसेप्टर लेयर में फोटो रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। बाइपोलर लेयर में 3 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, वर्टिकल सेल, हॉरिजॉन्टल सेल और एमाक्राइन सेल। जबकि लास्ट में होती है गैंग्लियोनिक लेयर। नाम से पता चल रहा है यहां पर सेल बॉडी का कलेक्शन देखने को मिलेगा, दैट इज ये गैंग्लिया से बनने वाली एक लेयर होती है। बस बच्चों इतना याद रखें, आईबॉल का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। आईबॉल अंदर से होलो होती है। हम पढ़ने जा रहे हैं द वॉल ऑफ द आईबॉल। तो इतना याद रखेंगे, आईबॉल की वॉल में 3 लेयर पाई जाती है: फाइब्रस ट्यूनिक, स्क्लेरा और कॉर्नियम, वस्कुलर ट्यूनिक, कॉरोइड, सिलियरी बॉडी, आइरिस और फिर सबसे लास्ट में है न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक। और बच्चों उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है, दैट इज पार्स ऑप्टिका रेटिना। रेटिना में एक होगी पिगमेंटेड लेयर, एक होगी न्यूरल लेयर। न्यूरल लेयर में 3 पार्ट है: फोटो रिसेप्टर लेयर, रॉड्स एंड कॉन्स, बाइपोलर लेयर, हॉरिजॉन्टल सेल, वर्टिकल सेल और एमाक्राइन सेल और सबसे लास्ट में होगी दैट इज गैंग्लियोनिक लेयर। अब देखिए बच्चों, इन सभी लेयर्स को हमें डिटेल में 1 बाय 1 यहां पर स्टडी करना है, पर उससे पहले मैं इतना चाहूंगा कि इस वीडियो लेक्चर को अभी आप पॉज करें, इस सभी चीज को, इस पूरे फ्लो चार्ट को आप अपनी नोटबुक में लिखें। आप थोड़ा सा समय लें, इस पूरे फ्लो चार्ट को एक बार आप मेमोराइज कर लें। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके टिप्स पर होनी चाहिए। फाइब्रस ट्यूनिक, स्क्लेरा कॉर्निया, वस्कुलर ट्यूनिक, कॉरोइड, सिलियरी बॉडी, आइरिस। न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक में हम बात करेंगे रेटिना, पार्स ऑप्टिका, फोटो रिसेप्टर लेयर, बाइपोलर लेयर, गैंग्लियोनिक लेयर। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो को आप पॉज करें, इस फ्लो चार्ट को आप अपनी नोटबुक में मेंशन करें, इसको याद करें और उसके बाद फिर हम इसे थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपने इस फ्लो चार्ट को अब तक याद कर लिया होगा। तो बच्चों, अब बाहर से अंदर की तरफ एक प्रॉपर सीक्वेंस रखते हुए अब हम पढ़ने जा रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द आईबॉल। देखिए बच्चों, आईबॉल की वॉल में जो सबसे पहली आउटर मोस्ट लेयर हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज फाइब्रस ट्यूनिक। तो इतना याद रखेंगे, फाइब्रस ट्यूनिक इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आईबॉल। और देखिए बच्चों, नाम से पता चल रहा है फाइब्रस ट्यूनिक, तो जाहिर सी बात है आईबॉल की वॉल में जो लेयर होगी, इट विल बी कंपोज्ड ऑफ हार्ड एंड थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और एक और चीज समझे बच्चों, फाइब्रस ट्यूनिक जो होती है ये एक नॉन वस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि फाइब्रस ट्यूनिक में ब्लड सप्लाई नहीं पाई जाएगी। देखिए बच्चों, आप डायग्राम से समझें, आईबॉल की वॉल में हम 3 लेयर्स की बात करेंगे। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर आपको देखने को मिलती है, इसी को नाम दिया जाता है फाइब्रस ट्यूनिक। अब देखिए बच्चों, ये जो फाइब्रस ट्यूनिक होती है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रक्चर्स। एक होता है स्क्लेरा और एक होता है कॉर्निया। पहले तो आप पोजीशन को समझे बच्चों। इस फाइब्रस ट्यूनिक का जो मैक्सिमम पोर्शन होगा, जो कि हमारी आई ऑर्बिट से कवर कर लिया जाता है, यानी हम कह सकते हैं इस फाइब्रस ट्यूनिक का जो मैक्सिमम पोस्टीरियर पोर्शन होता है, उसे हम नाम देते हैं बच्चों स्क्लेरा। जबकि इस फाइब्रस ट्यूनिक का जो मिनिमम पार्ट होता है, जो विजिबल एंटीरियर पार्ट होता है, उसे हम नाम देते हैं कॉर्निया। बस इतना याद रखेंगे, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आईबॉल इज रेफर्ड टू एज फाइब्रस ट्यूनिक।
इट इज मेड अप ऑफ हार्ड थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इट इज ए नॉन वस्कुलर स्ट्रक्चर। यानी बच्चों चाहे वो स्क्लेरा हो चाहे वो कॉर्निया हो, दोनों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन एब्सेंट होता है। जो स्क्लेरा वाला पार्ट है वो मैक्सिमम पोर्शन पोस्टीरियर साइड पर कवर करता है, जबकि जो कॉर्निया वाला पार्ट है वो मिनिमम पोर्शन एंटीरियर साइड पर कवर करता है। अब देखिए बच्चों फाइब्रस ट्यूनिक में दो स्ट्रक्चर्स हैं, स्क्लेरा और कॉर्निया। दोनों को वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहला स्ट्रक्चर जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्क्लेरा। देखिए बच्चों स्क्लेरा जो है ये फाइब्रस ट्यूनिक का पोस्टीरियर पोर्शन बनाता है, और इतना याद रखेंगे स्क्लेरा इज मेड अप ऑफ व्हाइट हार्ड ओपेक थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इन द केस ऑफ ह्यूमंस। देखिए बच्चों जो स्क्लेरा होता है वो फाइब्रस ट्यूनिक का पोस्टीरियर पार्ट बनाता है, मैक्सिमम पोर्शन। ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बनता है, तो बच्चों इसका जो कलर होता है वो व्हाइट कलर का होता है, इसीलिए स्क्लेरा इज रेफर्ड टू एज व्हाइट ऑफ आई। अब मैंने आपसे क्या कहा बच्चों, स्क्लेरा फाइब्रस ट्यूनिक का पार्ट है, यानी इसके अंदर भी ब्लड सर्कुलेशन एब्सेंट होगा। पर यहां पर एक हल्का सा डाउट आता है, आप ध्यान सुने बच्चों। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं द एंटीरियर व्यू ऑफ ह्यूमन आई, आप देख सकते हैं बच्चों आपको सेंटर में एक कलरफुल पोर्शन नजर आ रहा है, उसे हम बाद में डिफाइन करेंगे आइरिस के नाम से। पर आप देखिए बच्चों उस आइरिस के दोनों साइड पर आपको व्हाइट पार्ट नजर आ रहा है, तो एक्चुअली ये क्या है, दिस इज द एंटीरियर विजिबल पोर्शन ऑफ द स्क्लेरा। तो देखिए बच्चों आपको आइरिस के दोनों तरफ व्हाइट पार्ट जो नजर आ रहा है वो है स्क्लेरा। हमने कहा स्क्लेरा बनता है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, ये व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको व्हाइट ऑफ आई कहा जाता है। पर बच्चों अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ये स्क्लेरा आपको 100% व्हाइट नजर नहीं आता है, इस स्क्लेरा में भी आपको हल्की हल्की रेडनेस नजर आती है। तो डाउट ये आता है कि जब स्क्लेरा फाइब्रस ट्यूनिक का पार्ट है, जब स्क्लेरा नॉन वस्कुलराइज्ड है, तो उसमें रेडनेस नजर क्यों आती है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है बच्चों। एक्चुअली में क्या होता है, हमारी आईलिड्स के अंदर की तरफ सबसे इनमोस्ट साइड पर आपको एक रेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। आपने देखा होगा बच्चों बचपन में हम भूत बना करते थे, तो बस इतना याद रखें हमारी आईलिड्स में अंदर की तरफ जो आपको रेड लाइनिंग नजर आ रही है, ये एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं कंजक्टिवा। और खास बात बच्चों कंजक्टिवा इज द थिनेस्ट एपिडर्मिस ऑफ द बॉडी। मैंने यहां पर लिखा भी बच्चों कंजक्टिवा इज द थिनेस्ट एपिडर्मिस ऑफ द बॉडी। अब जाहिर सी बात है कंजक्टिवा एक एपिडर्मिस है यानी एपिथेलियम टिश्यू है, पर हमने पढ़ा था एपिथेलियम टिश्यू में ब्लड सर्कुलेशन एब्सेंट होता है, तो याद रखेंगे कंजक्टिवा एक एक्सेप्शन है बच्चों। यानी कंजक्टिवा एपिडर्मिस है, एक ऐसा एपिथेलियम टिश्यू जिसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है, तभी तो कंजक्टिवा का कलर आपको रेड नजर आता है। तो एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, हमारी आईलिड के अंदर की तरफ कंजक्टिवा प्रेजेंट है, वो कंजक्टिवा वहां से स्ट्रेच होता है और वो हमारी स्क्लेरा के एंटीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होता है। इसलिए बच्चों आपको स्क्लेरा में हल्की हल्की रेडनेस नजर आती है। तो यहां पर हमने मेंशन भी किया है द इनर लेयर ऑफ आईलिड stretches over the anterior part of sclera and it is called the conjunctiva। एक बार रिवाइज करते हैं बच्चों, fibrous tunic is the outermost covering of the eyeball। फाइब्रस ट्यूनिक में हम दो स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, स्क्लेरा और कॉर्निया। स्क्लेरा जो है वो फाइब्रस ट्यूनिक के मैक्सिमम पोस्टीरियर पार्ट को फॉर्म करता है, ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बनता है, ये व्हाइट कलर का होता है, इसलिए इसको व्हाइट ऑफ आई कहा जाता है। और देखिए बच्चों व्हाइट ऑफ आई जो हमारा फाइब्रस ट्यूनिक का स्क्लेरा वाला पार्ट है, इसका मेन फंक्शन होता है आईबॉल को एक प्रॉपर शेप में मेंटेन करना। और देखिए इस स्क्लेरा के एंटीरियर विजिबल पार्ट पर कंजक्टिवा स्ट्रेच होकर प्रेजेंट हो जाया करता है। चलिए बच्चों अब हम यहां पर फाइब्रस ट्यूनिक के सेकंड कंपोनेंट को पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉर्निया। मैं आपको पहले बता चुका हूं बच्चों हमारी फाइब्रस ट्यूनिक का जो बाहर की तरफ से विजिबल एंटीरियर पार्ट बनाता है उसे हम कहते हैं कॉर्निया। खास बात है बच्चों कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, ध्यान समझें, चाहे कॉर्निया हो या स्क्लेरा हो, बोथ आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइब्रस ट्यूनिक। जो स्क्लेरा है वो एक ओपेक स्ट्रक्चर होता है, ऑन द अदर हैंड कॉर्निया का ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। और लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा, कॉर्निया का ट्रांसपेरेंट होना इसलिए कंपलसरी है ताकि वहां से लाइट रेज हमारी आईबॉल के अंदर पहुंच सकें। तो बस इतना याद रखेंगे, फाइब्रस ट्यूनिक में दो स्ट्रक्चर है, स्क्लेरा और कॉर्निया। स्क्लेरा व्हाइट ऑफ आई, जबकि कॉर्निया एंटीरियर पोर्शन है, विजिबल पोर्शन है, ये एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। पर हम पढ़ चुके हैं बच्चों कॉर्निया भी फाइब्रस ट्यूनिक का पार्ट है, तो ये भी एक नॉन वस्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि बच्चों कॉर्निया के अंदर भी ब्लड सर्कुलेशन एब्सेंट होता है। तभी तो आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन ऑलमोस्ट कभी भी रिजेक्ट नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर ब्लड सप्लाई एब्सेंट होती है। जाहिर सी बात है बच्चों कॉर्निया में जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा
तो वहां पर हम आरबीसीज की प्रेजेंस की बात नहीं करेंगे, हम एंटीजेंस की प्रेजेंस की बात नहीं करेंगे, तो उस ग्राफ्ट के खिलाफ एंटीबॉडी का जनरेशन यानी कि इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाएगा, तो उस ग्राफ्ट का रिजेक्शन नहीं होगा। तो कॉर्निया के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है बच्चों, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन इज सक्सेसफुल बिकॉज इट लैक्स ब्लड वेसल। अब देखो एक और चीज समझें, फाइब्रस ट्यूनिक में दो स्ट्रक्चर हैं, पोस्टीरियर पोर्शन का मैक्सिमम पार्ट बनाता है स्क्लेरा, जबकि एंटीरियर पार्ट बनाता है कॉर्निया। अब ध्यान से देखिए, कॉर्निया और स्क्लेरा का ये जो जंक्शन होगा इसे हम नाम देते हैं बच्चों स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन। नाम से पता चल रहा है स्क्लेरा और कॉर्निया का जंक्शन, इसे आप नाम देंगे स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन, या फिर इसको लिम्बस भी कहा जाता है। और इतना याद रखें बच्चों, इस जंक्शन पर एक कैनाल पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कैनाल ऑफ स्लैम। यह आगे चलकर हमारे काम आएगी, हमने यहां पर मेंशन भी किया बच्चों, द जॉइंट बिटवीन द कॉर्निया एंड स्क्लेरा इज कॉल्ड लिम्बस और स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन एंड कैनाल ऑफ स्लैम इज सिचुएटेड एट दिस जंक्शन। एक काम करते हैं बच्चों, ये जो मैंने आपको फाइब्रस ट्यूनिक पढ़ाया है इसको विजुलाइज करने के लिए मैं अपने इस हेलमेट को यहां पर यूज करने जा रहा हूं। कोशिश कर रहे हैं आपको चीजें आसान समझ में आ जाए। आप ध्यान से देखिए बच्चों, मान लेते हैं ये आई बॉल है, हमारी आई बॉल एक नियरली स्फेरिकल होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए बच्चों, आई बॉल की ये जो पार्ट मैंने होल्ड कर रखा है, ये दिस इज द वॉल ऑफ आई बॉल, अंदर से होलो है, और इस वॉल में जो सबसे बाहरी लेयर है उसे हम नाम देते हैं फाइब्रस ट्यूनिक। और देखिए बच्चों, अगर मैं आई को इस तरह से रखता हूं तो इस फाइब्रस ट्यूनिक का जो मैक्सिमम पोस्टीरियर पोर्शन व्हाइट कलर का जो आपको नजर आ रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है स्क्लेरा को, जबकि इस स्क्लेरा के आगे की तरफ यानी फाइब्रस ट्यूनिक का जो एंटीरियर ट्रांसपेरेंट पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है कॉर्निया को। तो बस इतना याद रखेंगे बच्चों, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आई बॉल इज रेफर्ड टू एज फाइब्रस ट्यूनिक एंड दिस फाइब्रस ट्यूनिक कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रक्चर्स, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। फाइब्रस ट्यूनिक में ब्लड सर्कुलेशन एब्सेंट होता है, तो इंपॉर्टेंट चीज है कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन हमेशा सक्सेसफुल होता है, इसके ग्राफ्ट का रिजेक्शन नहीं होता है बिकॉज इट लैक्स ब्लड वेसल। चलिए बच्चों, आई बॉल की वॉल में आउटर मोस्ट लेयर पढ़ लेने के बाद अब हम मिडल लेयर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, दैट इज वस्कुलर ट्यूनिक। बच्चों, नाम से पता चल रहा है वस्कुलर ट्यूनिक है, इसका मतलब ये वो लेयर होगी जिसमें ब्लड वेसल्स का, ब्लड कैपिलरीज का डेंस नेटवर्क पाया जाएगा। हमने यहां पर मेंशन भी किया बच्चों, वस्कुलर ट्यूनिक इट इज द मिडल लेयर ऑफ द आई बॉल. Due to the presence of a dense network of blood capillaries, it is a highly vascularized. और एक और खास बात बच्चों, vascular tunic is the colorful portion of the eyeball. हमने देखा बच्चों, फाइब्रस ट्यूनिक में स्क्लेरा तो व्हाइट ओपेक है, जबकि कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जो कलरफुल पोर्शन ऑफ द आईबॉल है वो कौन सा बच्चों? वस्कुलर ट्यूनिक. एक्चुअली में क्या होता है, वस्कुलर ट्यूनिक में मेलानिन पिगमेंट्स की हम प्रेजेंस की बात करते हैं. तो बस इतना याद रखेंगे बच्चों, वस्कुलर ट्यूनिक इज द मिडल लेयर ऑफ द आईबॉल. It is highly vascularized due to the presence of a dense network of blood capillaries and it is the colorful portion of the eyeball due to the presence of a melanin pigment. हमने लिखा है बच्चों, it is the colored portion of the eyeball. अब खास बात यह है, जिस तरह से फाइब्रस ट्यूनिक में हम दो स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, स्क्लेरा और कॉर्निया, उसी तरह से वस्कुलर ट्यूनिक में हम तीन स्ट्रक्चर की बात करते हैं बच्चों, कोरोइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस. यानी बच्चों खास बात यह है, ये तीनों ही वस्कुलर ट्यूनिक का पार्ट है, तीनों ही कलर्ड पोर्शन होंगे. पर खास बात है, इन तीनों में से जो बाहर से आपको विजिबल होता है वो स्ट्रक्चर कौन सा होता है बच्चों? आइरिस. तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलरफुल पोर्शन ऑफ द आईबॉल, कोरोइड, सिलियरी बॉडी, आइरिस, ऑल ऑफ दिस, तो आंसर जाएगा बच्चों ऑल ऑफ दिस. पर अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विजिबल कलरफुल पोर्शन ऑफ द आईबॉल, तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? आइरिस. बच्चों आपके नीट 2020 में आई से एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा गया, उसमें एक ऑप्शन में, उसमें एक कैटेगरी में आइरिस लिखा हुआ था और उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग करेक्ट मैच था उसमें यह लिखा हुआ था द विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आईबॉल. तो बस इतना याद रखेंगे, वस्कुलर ट्यूनिक इज द मिडल कवरिंग ऑफ द आईबॉल, ये हाईली वस्कुलराइज होती है और ये कलर्ड पोर्शन बनाती है. कोरोइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस तीनों वस्कुलराइज होंगे, तीनों कलर्ड पोर्शन होंगे, पर इन तीनों में से बाहर से जो आपको विजिबल होता है वो स्ट्रक्चर कौन सा बच्चों? आइरिस होता है. अब चलिए इन तीनों स्ट्रक्चर्स को यहां पर हम वन बाय वन स्टडी करने जा रहे हैं. वस्कुलर ट्यूनिक का पहला कंपोनेंट जो आपके सामने रखने जा रहा हूं दैट इज कोरोइड. पहले तो आप डायग्राम से देखिए बच्चों, स्क्लेरा के नीचे की तरफ ये जो आपको ग्रेइश कलर का पार्ट नजर आ रहा है, यही क्या है बच्चों? हमारा कोरोइड. अब देखिए क्या होता है बच्चों,
ये जो कॉरोइड है वस्कुलर ट्यूनिक का पार्ट है, तो इसमें ब्लड कैपिलरीज का डेंस नेटवर्क होगा। ब्लड कैपिलरीज के होने की वजह से इसमें रेडनेस देखने को मिलेगी, पर साथ ही साथ इसमें मेलानिन पिगमेंट भी होंगे। तो मेलानिन पिगमेंट की वजह से इसमें हमें डार्कनेस देखने को मिलती है। तो ओवरऑल ब्लड कैपिलरीज और मेलानिन पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से कॉरोइड का कलर कैसा हो जाता है बच्चों? ब्लूइश इन कलर। आपकी एनसीईआरटी ने क्लियरली मेंशन किया है, इट कंटेन्स अबंडेंट पिगमेंट सेल्स, ब्लड वेसल्स एंड लुक्स ब्लूइश इन कलर। अब देखिए बच्चों, इस कॉरोइड के फंक्शंस को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ध्यान से देखें। कॉरोइड जो है वो डार्क ब्लूइश कलर की होती है, यानी हम कह सकते हैं कॉरोइड आईबॉल को अंदर से डार्कनेस प्रोवाइड करती है, यानी हम कह सकते हैं कॉरोइड डार्कन्स द कैविटी ऑफ आईबॉल। इसका यह फायदा होगा बच्चों, जब लाइट रेज यहां से आईबॉल में अंदर की तरफ आएंगी तो जो मेलानिन पिगमेंट्स होंगे कॉरोइड के, वो लाइट रेज को फाइनली एब्जॉर्ब कर लेंगे, ताकि लाइट रेज की स्कैटरिंग को रोका जा सके, लाइट के इंटरनल रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके, ताकि हमारा विजन ब्लड ना होते हुए बिल्कुल क्लियर विजन हो सके। तो कॉरोइड का पहला फंक्शन है बच्चों, it darkens the cavity of a eyeball and prevents the internal reflection of the light। हमने लिखा है बच्चों, it darkens the cavity of eyeball to prevent internal reflection of the light which is most essential for the clear vision। और साथ ही साथ बच्चों हमने देखा बाहर की तरफ फाइब्रस ट्यूनिक है, बीच में वस्कुलर ट्यूनिक है, और सबसे अंदर न्यूरोसेंसिटिव ट्यूनिक भी तो होगी। और देखिए बच्चों, न्यूरोसेंसिटिव ट्यूनिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहां पर रेड कलर से शो किया गया है वो रेटिना को रिप्रेजेंट करता है, यानी हम कह सकते हैं कॉरोइड के ऊपर की तरफ तो स्क्लेरा है, जबकि कॉरोइड के नीचे रेटिना है। तो रेटिना में भी तो बहुत सारे सेल्स होंगे। तो एक्चुअली में क्या होता है, कॉरोइड की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो अपने नीचे प्रेजेंट रेटिना के सेल्स को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती हैं, यानी हम कह सकते हैं कॉरोइड का एक सेकंड फंक्शन है, इट नरिशेस द रेटिना। तो देखिए बच्चों, वस्कुलर ट्यूनिक का पहला कंपोनेंट हम कंप्लीट करते हैं, दैट इज कॉरोइड। कॉरोइड इज सिचुएटेड बिलो द स्क्लेरा एंड अबव द रेटिना। चलिए बच्चों, वस्कुलर ट्यूनिक का सेकंड कंपोनेंट आपके सामने रखने जा रहा हूं, दैट इज सीलियरी बॉडी। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, ये जो कॉरोइड होता है इसका पोस्टीरियर 2/3 पार्ट तो काफी पतला होता है, पर यही कॉरोइड आगे की तरफ चलकर थोड़ा स्वेल हो जाया करता है, और कॉरोइड के ही एंटीरियर साइड पर स्वेलिंग से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम नाम देते हैं सीलियरी बॉडी। क्या नाम देते हैं बच्चों? सीलियरी बॉडी। आपके एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है, the choroid layer is thin over the posterior 2/3 part of the eyeball, but it becomes thick or swollen in the anterior part to form the ciliary body। तो देखिए बच्चों, हम कह सकते हैं कॉरोइड के ही एक्सटेंशन से एंटीरियर साइड पर एक स्वेलन स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं सीलियरी बॉडी। अब एक और चीज समझिए बच्चों, कॉरोइड का फंक्शन था आईबॉल की कैविटी को अंदर से डार्क बनाना, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रिवेंट करना, और साथ ही साथ रेटिना को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। उसी तरह से बच्चों, कॉरोइड के बाद सीलियरी बॉडी का मेन फंक्शन होता है एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर दोनों फ्लूइड्स का सिंथेसिस और सिक्रीशन करना। ये कैसे होगा हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल बस इतना याद रखें, सीलियरी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ग्लैंड्स होती हैं, उन्हीं के सिक्रीशन से एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर जैसे दो फ्लूइड्स का सिक्रीशन किया जाता है। तो सीलियरी बॉडी का फंक्शन यहां पर हमने मेंशन किया है, इट सिक्रीट्स द एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर। और एक और चीज समझे बच्चों, ये जो सीलियरी बॉडी है आगे चलकर इससे कुछ प्रोसेस अराइज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सीलियरी प्रोसेस, और इन्हीं सीलियरी प्रोसेस से कुछ लिगामेंट्स अटैच होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स या फिर जोनुलर फाइबर्स। और खास बात है, इन्हीं सस्पेंसरी लिगामेंट से एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होने वाला एक ट्रांसपेरेंट बाई कॉन्वेक्स लेंस अटैच्ड होता है। बस इतना याद रखेंगे बच्चों, कॉरोइड है, कॉरोइड के एंटीरियर पार्ट से एक स्वेलन स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी से हम एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर के फॉर्मेशन की बात करते हैं। सीलियरी बॉडी से आगे अटैच होते हैं सीलियरी प्रोसेस, सीलियरी प्रोसेस से अटैच होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स, और इन्हीं सस्पेंसरी लिगामेंट्स से एक ट्रांसपेरेंट बाई कॉन्वेक्स लेंस अटैच्ड होता है। चलिए बच्चों, वस्कुलर ट्यूनिक का कॉरोइड और सीलियरी बॉडी के बाद लास्ट पार्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज आइरिस। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं बच्चों, आइरिस इज द विजिबल कलरफुल पोर्शन ऑफ द आईबॉल। तो एक्चुअली में क्या होता है, इसी सीलियरी बॉडी के एक्सटेंशन से एक ओपेक विजिबल कलरफुल पोर्शन जो ओरिजिनेट होता है उसी को हम नाम देते हैं बच्चों आइरिस। आपकी एनसीईआरटी ने भी लिखा है, the ciliary body itself continues forward to form a pigmented and opaque structure called the iris. It is the visible colored portion of the eyeball, NEAT 2020। अब एक और चीज समझिए बच्चों,
हमारी आइरिस के सेंटर में एक एपर्चर पाया जाता है एंड दिस एपर्चर विच इज गार्डेड बाय द आइरिस इज रेफर्ड टू एज प्यूपिल। क्या कहते हैं बच्चों? प्यूपिल। यहां हमने लिखा भी बच्चों, द एपर्चर सराउंडेड बाय आइरिस इज कॉल्ड द प्यूपिल। एक्चुअली में डाउट आ सकता है कि आपको ये व्यू यहां पर किस तरह से नजर आ रहा है। एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, अगर आप सामने की तरफ से देख रहे हैं तो आपको सेंटर में कलरफुल सर्कल नजर आ रहा होगा, वही क्या है? आइरिस। और उस आइरिस के दोनों तरफ पर हमें जो व्हाइट वाला पार्ट नजर आ रहा है वो तो क्या है? द एंटीरियर विजिबल पोर्शन ऑफ स्क्लेरा। अब देखिए बच्चों, आपको इस तरह से जो कलरफुल पोर्शन नजर आ रहा है ये तो क्या है? आइरिस। और उसके सेंटर में एक एपर्चर होता है जिसे हम कहते हैं प्यूपिल। मैं आपको समझाना चाहूंगा आखिर इन दोनों व्यू को हम किस तरह से देख रहे हैं। ध्यान से देखें बच्चों, अगर आप एंटीरियर साइड से देखेंगे तो इस तरह से आपको एक विजिबल कलरफुल पोर्शन नजर आ जिसे हम कहते हैं आइरिस, और आइरिस के सेंटर में ये जो एपर्चर जिसे हम कहते हैं प्यूपिल। अब देखिए बच्चों, इसको यहां पर हमने कुछ इस तरह से लिया है। आप डायग्राम देख रहे हैं द कट सेक्शन ऑफ द आइरिस, और जब आप बच्चों आप इसका कट सेक्शन देखेंगे तो आपको आइरिस कुछ इस तरह से नजर आएगा। आपको आइरिस के ऊपर और नीचे की तरफ दो सेगमेंट नजर आ रहे हैं। आप ध्यान समझिए बच्चों, अभी आप देख रहे हैं द एंटीरियर व्यू ऑफ आइरिस, यहां पर आप देख रहे हैं द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द आइरिस। और जब आप इस तरह से देख रहे हैं तो आपको आइरिस के ऊपर और नीचे की तरफ दो सेगमेंट नजर आएंगे, जबकि उन दोनों सेगमेंट्स के बीच में यहां जो एपर्चर होगा उसे हम कहते हैं प्यूपिल। और इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, प्यूपिल का जो डायमीटर होता है, मैं इसे यहां रख देता हूं, प्यूपिल का जो डायमीटर होता है इट इज कंट्रोल्ड बाय द मसल्स प्रेजेंट इन द आइरिस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय द मसल फाइबर्स ऑफ द आइरिस। और एक और चीज आप पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, हमारी बॉडी की जितनी भी मसल्स होती हैं उनका ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, एक्सेप्ट हमारी आइरिस की मसल और सीलियरी बॉडी की मसल। आप जरूर याद रखेंगे बच्चों, सीलियरी बॉडी की मसल और आइरिस की मसल का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। बस इतना याद रखेंगे। फाइब्रस ट्यूनिक, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। वस्कुलर ट्यूनिक, कॉरोइड, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस। और देखो बच्चों, आइरिस की जो लोकेशन होती है वो लेंस के आगे की तरफ होती है, लेंस के एंटीरियर साइड पर होती है। और हमने देखा बच्चों, आइरिस के सेंटर में एक एपर्चर जिसे हम कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल का जो डायमीटर होता है ये रोशनी के कम ज्यादा होने की वजह से कम ज्यादा हो सकता है, और इसको कंट्रोल करता है आइरिस की मसल। अब इंपॉर्टेंट चीज समझे बच्चों, रोशनी कम ज्यादा होने की वजह से प्यूपिल के डायमीटर में चेंज होना, इसे हम नाम देते हैं एडेप्टेशन। क्या नाम देते हैं बच्चों? एडेप्टेशन। हमने यहां पर लिखा है लाइट एंड डार्क एडेप्टेशन। अब मैंने आपके सामने बनाया है द एंटीरियर व्यू ऑफ द आइरिस। आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आइरिस को, और उसके सेंटर में जो एपर्चर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्यूपिल को। अब हमें यह पढ़ना है, रोशनी कम ज्यादा होने की वजह से प्यूपिल का डायमीटर आइरिस के मसल फाइबर्स किस तरह से रेगुलेट करते हैं। तो देखिए बच्चों, उसको मैं आपको समझाने जा रहा हूं, आप ध्यान सुनेंगे। आइरिस के अंदर हम दो टाइप के मसल फाइबर्स की बात करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, आइरिस में दो टाइप के मसल फाइबर्स होते हैं। कुछ मसल फाइबर्स को कहा जाता है सर्कुलर मसल फाइबर्स, और कुछ कहलाते हैं रेडियल मसल फाइबर्स। नाम से पता चल रहा है बच्चों, ऐसे मसल फाइबर्स जो कि कंसेंट्रिक लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं सर्कुलर स्फिंक्टर मसल फाइबर्स। ऑन द अदर हैंड जो कि रेडियली इस तरह से सिचुएटेड होते हैं उन्हें नाम दिया जाता है रेडियल डायलेटरी मसल फाइबर। और बस इतना याद रखेंगे, आइरिस के ये दोनों टाइप के मसल फाइबर प्यूपिल के डायमीटर को रेगुलेट करते हैं। अब देखिए बच्चों, रोशनी कम ज्यादा होने की वजह से प्यूपिल का छोटा बड़ा होना वो कहलाता है एडेप्टेशन। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं, दैट इज लाइट एंड डार्क एडेप्टेशन। अब खास बात है बच्चों, हम एडेप्टेशन दोनों केस में स्टडी करेंगे। एक तो बच्चों जब रोशनी तेज होगी, यानी ब्राइट लाइट कह दीजिए या फिर डे लाइट कह दीजिए या फिर सनलाइट कह दीजिए, और दूसरा केस होगा जब रोशनी कम होगी, यानी हम कह सकते हैं डिम लाइट कह सकते हैं, आप डार्कनेस कह सकते हैं, नाइट कह सकते हैं, शाम का समय कह सकते हैं जैसे कि ट्वाइलाइट। तो देखिए बच्चों, तेज रोशनी में और कम रोशनी में प्यूपिल के डायमीटर को आइरिस की मसल किस तरह से रेगुलेट करती है, हम पढ़ने जा रहे हैं द लाइट एंड डार्क एडेप्टेशन। एक चीज तो आप पहले जानते हैं बच्चों, जाहिर सी बात है जब रोशनी कम होगी तो उस समय आपको प्यूपिल को डायलेट करना होगा ताकि ज्यादा लाइट रेज हमारी आईबॉल में एंटर हो सके। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी बच्चों, यानी कि जब रोशनी कम होगी तो उस समय आपका टारगेट होगा प्यूपिल को डायलेट करना ताकि मोर लाइट रेज कैन एंटर द आईबॉल। और देखिए बच्चों,
हमारी प्यूपिल को बड़ा करवाने का काम, प्यूपिल के डायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। और ऑन द अदर हैंड जब रोशनी तेज होगी तो जाहिर सी बात है हम चाहेंगे कि आईबॉल में अंदर की तरफ कम लाइट रेज एंटर हो। यानी बच्चों जब रोशनी तेज होगी तो आपको उस समय प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करना होगा, ताकि हम चाहते हैं कि आईबॉल के अंदर लेस लाइट रेज एंटर हो। प्यूपिल का डायलेशन करवाता था सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, जबकि प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन कौन करवाएगा? पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अब इस चीज को हम समझते हैं बच्चों, ध्यान सुनेंगे। पहले मैं बात करने जा रहा हूं रिगार्डिंग डिम लाइट। जाहिर सी बात है कम रोशनी में हम चाहेंगे कि प्यूपिल बड़ा हो, और प्यूपिल को बड़ा करना है तो आइरिस को छोटा होना पड़ेगा। जाहिर सी बात है बच्चों, जब आइरिस कंस्ट्रिक्ट होगा तो प्यूपिल का डायमीटर बढ़ जाया करता है। तो बस इतना समझे बच्चों, आप डिम लाइट को समझ लें, ब्राइट लाइट आप उसका रिवर्स कर सकते हैं। बस इतना समझेंगे, जब रोशनी कम होगी तो प्यूपिल को डायलेट करना है, प्यूपिल को अगर डायलेट करना है तो आइरिस को कंस्ट्रिक्ट करना होगा। तो इस केस में जो हमारे सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं वो रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस में क्या करवाते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, जब रोशनी कम होगी तो रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, साथ ही साथ सर्कुलर मसल रिलैक्स होती हैं। और देखिए बच्चों, जब रेडियल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो आइरिस है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और जब आइरिस कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो प्यूपिल का डायमीटर बढ़ जाया करता है। और बच्चों तेज रोशनी में रेडियल डायलेटरी मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवा के, आइरिस में कंस्ट्रिक्शन करवा के प्यूपिल के डायलेशन को करवाना, दिस प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज माइड्रियासिस। क्या कहते हैं बच्चों? माइड्रियासिस। अब आप खुद सोचते जाएं, तेज रोशनी में हम क्या करेंगे? जाहिर सी बात है जब रोशनी तेज होगी तो हमें प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करना है, प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करना है तो आइरिस को एक्सपेंड करना होगा। तो इस बार क्या होगा बच्चों, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं वो सर्कुलर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, और जब सर्कुलर मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमारे आइरिस जो है वो एक्सपेंड हो जाता है और प्यूपिल का डायमीटर कम हो जाता है। और बच्चों तेज रोशनी में आइरिस के एक्सपेंशन से प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन होना, दिस प्रोसेस रेफर टू एज मायोसिस। बच्चों ना तो ये माइटोसिस है ना ये मियोसिस है, इसे हम नाम देते हैं मायोसिस। कंक्लूजन बता रहा हूं, ध्यान सुने बच्चों। फाइब्रस ट्यूनिक स्क्लेरा कॉर्निया नॉन वस्कुलर है, कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्ट नहीं होता है बिकॉज इट लैक्स ब्लड वेसल। मिडल लेयर इज वस्कुलर ट्यूनिक, कॉरेड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। कॉरेड के फंक्शन है रेटिना को नरिशमेंट देना, आईबॉल की कैविटी को अंदर से डार्क करना टू प्रिवेंट द इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिलियरी बॉडी में हम बात करते हैं सस्पेंसिव लिगामेंट्स का अटैचमेंट है ताकि वहां से लेंस को अटैच किया जा सके। साथ ही साथ सिलियरी बॉडी एक्वोस्विमर और विट्रोस्विमर का सिंथेसिस और सिक्रेशन करती है। और लास्ट में हमने बात करी बच्चों रिगार्डिंग आइरिस। आइरिस इज सिचुएटेड ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द लेंस। आइरिस के सेंटर में एक एपर्चर होता है जिसे हम कहते हैं प्यूपिल, और आइरिस की जो मसल्स होती हैं रेडियल डायलेटरी मसल और सर्कुलर स्फिंक्टर मसल, यही प्यूपिल के डायमीटर को रेगुलेट करती हैं। तेज रोशनी में ब्राइट लाइट में सर्कुलर मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होता है नोन एज मायोसिस, जबकि डिम लाइट में ट्वाइलाइट में रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, प्यूपिल को डायलेट करवाया जाता है, दिस प्रोसेस नोन एज माइड्रियासिस। चलो बच्चों इसी के साथ हमने यहां पर मिडल कवरिंग ऑफ द आईबॉल दैट इज वस्कुलर ट्यूनिक को कंप्लीट किया। चलिए बच्चों अब यहां पर हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं द इनरमोस्ट कवरिंग ऑफ द आईबॉल दैट इज न्यूरोसेंसिटिव ट्यूनिक। मैं उम्मीद करता हूं वो फ्लो चार्ट आपने याद कर लिया होगा, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं बच्चों। न्यूरोसेंसिटिव ट्यूनिक में हम तीन पार्ट की बात करते हैं, पार्ट्स इरिडिका, पार्ट्स सीलियरिस एंड पार्ट्स ऑप्टिका। पार्ट्स ऑप्टिका को ये नाम दिया जाता है रेटिना। एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, पार्ट्स इरिडिका और पार्ट्स सीलियरिस में तो हम सिर्फ और सिर्फ पिगमेंटेड लेयर की बात करते हैं, जबकि रेटिना में पिगमेंटेड लेयर के साथ साथ न्यूरल लेयर भी पाई जाती है। आपको फ्लो चार्ट याद होगा बच्चों। न्यूरल लेयर में हम फर्दर तीन लेयर्स की बात करते हैं, फोटो रिसेप्टर लेयर, बाइपोलर लेयर एंड गैंग्लियोनिक लेयर। फोटो रिसेप्टर लेयर में हम फोटो रिसेप्टर सेल्स की बात करते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। बाइपोलर लेयर में हम तीन टाइप के सेल्स की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल सेल, वर्टिकल सेल और एमाक्राइन सेल, और लास्ट में होती है बच्चों दैट इज गैंग्लियोनिक लेयर। तो एक काम करते हैं जल्दी से यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द इनरमोस्ट कवरिंग ऑफ द आईबॉल दैट इज न्यूरोसेंसिटिव ट्यूनिक। पहले तो बच्चों मैं आपको एनसीईआरटी के फिगर में थोड़ा सा विजुअलाइज करवाता हूं, आप ध्यान से देखेंगे। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आईबॉल दैट इज फाइब्रस ट्यूनिक, द मिडल कवरिंग ऑफ द आईबॉल दैट इज वस्कुलर ट्यूनिक, The innermost covering of the eyeball is referred to as a neurosensitive tunic। अब क्या होता है बच्चों, न्यूरोसेंसिटिव ट्यूनिक में एक्चुअल में तीन पार्ट होते हैं जिसमें दो पार्ट इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, पर मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिए बच्चों। जो आईबॉल की वॉल की इनरमोस्ट लेयर होती है इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स।
नाम को ऑब्जर्व करेंगे, न्यूरो सेंसिटिविटी का वो पार्ट जो कि हमारे आइरिस के पीछे की तरफ होता है, यहां कहीं हम रफली बना रहे हैं बच्चों, उसे हम नाम देते हैं पार्स इरिडिका। नाम से पता चल रहा है वो पार्ट जो कि आइरिस के पीछे की तरफ होगा। अगला पार्ट होता है बच्चों पार्स सीलियरिस, तो नाम से पता चल रहा है न्यूरो सेंसिटिविटी का वो पार्ट जो कि सीलियरी बॉडी के नीचे होता है, उसे हम नाम देते हैं पार्स सीलियरिस। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूरो सेंसिटिविटी का वो पार्ट जो कि कॉरोइड के नीचे होता है, उसे नाम दिया जाता है पार्स ऑप्टिका या फिर रेटिना। बस इतना याद रखेंगे बच्चों। आउटर मोस्ट कवरिंग फाइब्रस ट्यूनिक, इत्मीनान से सुने। मिडल कवरिंग इज वस्कुलर ट्यूनिक, इनरमोस्ट कवरिंग इज न्यूरो सेंसिटिविटी। ये जो आपको रेड कलर से नजर आ रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है न्यूरो सेंसिटिविटी का। इसका वो पार्ट जो कि आइरिस के पीछे की तरफ है, पार्स इरिडिका, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। वो पार्ट जो कि सीलरी बॉडी के नीचे है, इसे हम कहते हैं पार्स सीलरिस, वंस अगेन नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। लेकिन वो पार्ट जो कि कॉरोइड के नीचे होता है, उसे हम नाम देते हैं पार्स ऑप्टिका, दैट इज रेटिना। अब बच्चों यहां पर मैं न्यूरो सेंसिटिविटी का जो इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करना है, दैट इज रेटिना, दैट इज पार्स ऑप्टिका। बच्चों इसको समझाने के लिए हमने क्या किया है, यहां पर आईबॉल का डायग्राम लिया है। यहां पर हमने आईबॉल की जो वॉल है उसका एक कट सेक्शन आपके सामने लिया है और उसको यहां पर जूम कर दिया है। पहले मैं आपको समझा दूं बच्चों, यहां पर हम दो वर्ड्स को यूज करेंगे, आउटर साइड एंड द इनर साइड। उसको समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखेंगे। अगर मान लेते हैं हमारी आईबॉल है बच्चों, तो जाहिर सी बात है यहां पर उसका आउटर साइड होगा, ये इसका इनर साइड होगा। सिमिलरली आप कह सकते हो ये आउटर साइड होगा, ये इनर साइड होगा। सिमिलरली आप कह सकते हो ये आउटर साइड होगा और ये इनर साइड होगा। अब हमने क्या किया बच्चों, हमने आईबॉल की वॉल का यहां से कट सेक्शन लिया है और उसको यहां पर जूम कर दिया है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, यहां पर तो होगा आउटर साइड, जबकि यहां पर कौन सा होगा, इनर साइड। मैं आपको यहां पर समझा दूं बच्चों, जैसे कि आपने आईबॉल के इस वाले पार्ट का कट सेक्शन लिया है और उसको जूम करके दिखाया है, तो इस तरफ तो होगा आउटर साइड, जबकि इस तरफ होगा इनर साइड। तो हमने इस वाले पार्ट को यहां पर कट किया और यहां पर आपको जूम कर कर दिखाया है। अब देखिए बच्चों, हम इस रेटिना वाले पार्ट को स्टडी करेंगे फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड। पहले हम अरेंजमेंट को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों। सबसे बाहर की तरफ फाइब्रस ट्यूनिक का एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दैट इज स्क्लेरा। उसके अंदर की तरफ वस्कुलर ट्यूनिक एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दैट इज कॉरोइड। और हमने देखा बच्चों कॉरोइड के ही नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है, दैट इज रेटिना। तो देखो बच्चों, रेटिना का स्ट्रक्चर हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड। मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ने रेटिना में जो सेल की लेयर्स है उनको इनसाइड टू आउटसाइड मेंशन किया है। तो आपको कंसेप्ट समझना है बच्चों। हमने यहां पर कट सेक्शन लिया है, इसको यहां से उठा के जूम किया है, तो ये आउटर साइड है और ये इनर साइड होगा। बाहर की तरफ स्क्लेरा है, स्क्लेरा के अंदर की तरफ कॉरोइड है और कॉरोइड के अंदर की तरफ रेटिना है। अब याद कीजिए बच्चों, रेटिना को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पिगमेंटेड लेयर और न्यूरल लेयर। तो देखिए, बाहर की तरफ होती है पिगमेंटेड लेयर और अंदर की तरफ होती है न्यूरल लेयर। नाम से पता चल रहा है बच्चों, ये पिगमेंटेड लेयर वो लेयर होगी जिसमें पिगमेंट सेल्स पाए जाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू। पर यहां पर ये सभी सेल एक यूनिफॉर्म लेयर की फॉर्म में अरेंज है, यानी एपिथेलियम टिश्यू। इसलिए बच्चों इसे नाम दिया जाता है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। चलिए बच्चों, इस पिगमेंटेड लेयर के अंदर की तरफ होती है न्यूरल लेयर। नाम से पता चल रहा है दिस लेयर विल बी कंपोज्ड ऑफ ओनली न्यूरॉन्स। और देखिए बच्चों, न्यूरल लेयर में भी आउटर साइड से इनर साइड हम तीन लेयर्स की बात करेंगे। फोटो रिसेप्टर लेयर, उसके अंदर की तरफ बाइपोलर लेयर और सबसे अंदर की तरफ गैंग्लियोनिक लेयर। यानी कंफर्म है, चाहे फोटो रिसेप्टर लेयर हो, चाहे बाइपोलर लेयर हो, चाहे गैंग्लियोनिक लेयर हो, तीनों किसका पार्ट है, न्यूरल लेयर। तो इन तीनों में हम न्यूरॉन्स की प्रेजेंस की बात करते हैं। वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर से समझे बच्चों, हम रेटिना को पढ़ रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो देखिए, न्यूरल लेयर में सबसे आउटर लेयर जो है दैट इज फोटो रिसेप्टर लेयर। नाम से पता चल रहा है बच्चों, ये लाइट को रिसीव करने का काम करेंगी। फोटो रिसेप्टर लेयर में हम यहां पर कुछ मॉडिफाइड न्यूरॉन्स की बात करते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स की बात करते हैं, जिन्हें नाम दिया जाता है रॉड्स एंड कॉन्स। बस इतना याद रखेंगे, रेटिना के लेयर्स पढ़ रहे हैं, आउटसाइड टू इनसाइड पढ़ रहे हैं, तो बाहर की तरफ है फोटो रिसेप्टर लेयर, जहां पर हम बात करते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स, रॉड्स एंड कॉन्स। देखिए बच्चों,
इस तरह से हमने यहां पर कुछ रॉड्स एंड कॉन्स को रिप्रेजेंट किया है। वैसे इन रॉड्स एंड कॉन्स को भी आप दो सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर मैं रॉड्स एंड कॉन्स को इस तरह से डिवाइड करूं बच्चों, तो ये उनका आउटर सेगमेंट होगा, ये इनका इनर सेगमेंट होगा। और आउटर सेगमेंट के अपीयरेंस के बेसिस पर आप रॉड्स एंड कॉन्स को क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप देखिए बच्चों, अगर आउटर सेगमेंट आपको रॉड लाइक नजर आ रहा है तो वो रॉड्स है, अगर आउटर सेगमेंट आपको एक कोन लाइक नजर आ रहा है तो वो कॉन वाला पार्ट होगा। तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये रॉड होगा, ये रॉड होगा, ये कोन होगा, ये रॉड है, ये रॉड है और ये कोन होगा। यानी बच्चों रॉड्स एंड कॉन्स को हम क्लियरली आउटर सेगमेंट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। और देखिए बच्चों, आप डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। इस डायग्राम में हमने 5 तो रॉड्स रिप्रेजेंट किए हैं, जबकि उसके कंपेरिजन में कॉन्स सिर्फ और सिर्फ 3 रिप्रेजेंट किए हैं। ये इसलिए किए बच्चों ताकि आपको लॉजिक समझ में आ जाए। हमारी रेटिना में ओवरऑल रॉड्स का नंबर कॉन्स के नंबर से काफी ज्यादा होता है। अगर मैं आपको डेटास बताऊं बच्चों तो इतना याद रखेंगे, ओवरऑल रॉड्स का नंबर होता है अप्रोक्सीमेटली 1200 लैक्स के आसपास, जबकि उसके कंपैरिजन में कॉन्स का नंबर काफी कम होता है, ओनली अप्रोक्सीमेटली 65 लैक्स के आसपास। चलिए बच्चों, अब रेटिना में हम बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हैं, तो फोटो रिसेप्टर लेयर के अंदर की तरफ आती है बाइपोलर लेयर। और याद कीजिए बच्चों उस फ्लो चार्ट को, बाइपोलर लेयर में हम 3 टाइप के न्यूरॉन्स की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल सेल, वर्टिकल सेल और एमाक्राइन सेल। यहां पर ये इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, बस अरेंजमेंट समझ ले बच्चों। बाइपोलर लेयर में हम वर्टिकल न्यूरॉन्स की बात भी कर रहे हैं, यहां पर हम हॉरिजॉन्टल न्यूरॉन्स की बात भी कर रहे हैं, और यहां पर हम एमाक्राइन न्यूरॉन्स की भी बात करते हैं। तो बस इतना याद रखेंगे, फोटो रिसेप्टर लेयर के अंदर की तरफ है बाइपोलर लेयर, यहां पर हम 3 टाइप के सेल्स की बात करेंगे, वर्टिकल सेल, हॉरिजॉन्टल सेल और एमाक्राइन सेल। चलिए बच्चों, रेटिना में सबसे इनरमोस्ट जो लेयर होती है उसे हम नाम देते हैं गैंग्लियोनिक लेयर। नाम से पता चल रहा है इस लेयर में हमें गैंग्लिया देखने को मिलेगा। और आप जानते हैं बच्चों, द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन द पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम इज रेफर्ड टू एज गैंग्लिया। तो एक्चुअली में क्या होता है, रेटिना की इस इनरमोस्ट लेयर में हमें यहां पर सेल बॉडीज का कलेक्शन नजर आता है। और इसी के साथ बच्चों रेटिना का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। आपको रेटिना के अंदर इन सेल लेयर्स के अरेंजमेंट को जरूर याद रखना है। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी ने लिखा है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, तो एनसीईआरटी ने लिखा है गैंग्लियोनिक लेयर, बाइपोलर लेयर और फोटो रिसेप्टर लेयर। लेकिन अगर आपसे आउटसाइड टू इनसाइड पूछा जाए तब क्लियरली कह सकते हैं फोटो रिसेप्टर लेयर, बाइपोलर लेयर एंड गैंग्लियोनिक लेयर। एक काम करते हैं बच्चों, इसी रेटिना के डायग्राम को मैं आपको यहां पर एनसीईआरटी के डायग्राम में समझाने जा रहा हूं। आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, आप पेन की मार्किंग पर ना जाए, मार्किंग कहीं गलत जगह लग सकती है, बस आप कंसेप्ट को समझेंगे बच्चों। देखिए, सबसे बाहर की तरफ है स्क्लेरा, उसके अंदर की तरफ है कॉरेड, और उसके अंदर जो आपको रेड कलर की नजर आ रही है दैट इज रेटिना। अब इसमें क्या होगा बच्चों, देखिए रेटिना में बाहर की तरफ होगी पिगमेंटेड लेयर, फिर पिगमेंटेड लेयर के अंदर होगी फोटो रिसेप्टर लेयर, फोटो रिसेप्टर लेयर के अंदर होगी बाइपोलर लेयर, और सबसे अंदर होगी दैट इज गैंग्लियोनिक लेयर। यानी हम कह सकते हैं यहां पर होगी गैंग्लियोनिक लेयर, द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। मैं यहां पर भी आपको समझाता हूं बच्चों। देखिए, सबसे बाहर स्क्लेरा, उसके अंदर कॉरेड, बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, कनेक्टेड रहेंगे। कॉरेड के अंदर रेटिना, रेटिना में सबसे बाहर की तरफ पिगमेंटेड लेयर, फिर उसके अंदर की तरफ आएगी फोटो रिसेप्टर लेयर, फिर आएगी बाइपोलर, और सबसे अंदर आएगी गैंग्लियोनिक लेयर दैट इज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, रेटिना की इनरमोस्ट लेयर है गैंग्लियोनिक लेयर, वहां पर सिर्फ सेल बॉडीज का कलेक्शन है, पर उन सेल बॉडी से एक्सॉन्स भी तो अराइज होंगे। तो देखिए क्या होता है, इस गैंग्लियोनिक लेयर के जो एक्सॉन्स होते हैं वो यहां से अराइज होकर आईबॉल की कैविटी में हैंग हो जाया करते हैं। अब खास बात देखिए जो क्या होगा, गैंग्लियोनिक लेयर के ये सारे एक्सॉन्स, ये सारे नर्व फाइबर इस तरह से एक्युमुलेट होकर आईबॉल से कुछ इस तरह से बाहर की तरफ एग्जिट आउट हो जाया करते हैं। गैंग्लियोनिक लेयर के सारे एक्सॉन इस तरह से कलेक्ट होकर आईबॉल से बाहर की तरफ एग्जिट आउट हो जाया करते हैं। और आप जानते हैं बच्चों, द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स, द कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स इन पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम इज रेफर्ड टू एज नर्व। और ऐसी नर्व जो कि हमारे आई से ओरिजिनेट होती है उसे हम नाम देते हैं ऑप्टिक नर्व। अब देखिए खास बात क्या है बच्चों, ऑप्टिक नर्व आईबॉल के जिस पार्ट से ओरिजिनेट हो रही है, जहां से एग्जिट आउट हो रही है, वहां पर एक डिस्क लाइक अरेंजमेंट बनता है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है ऑप्टिक डिस्क। पर खास बात ये बच्चों, ये जो पार्ट है जहां से ऑप्टिक नर्व एग्जिट आउट होती है,
इसी पार्ट से रेटिनल ब्लड वेसल भी एंटर होती हैं ताकि रेटिना को नरिशमेंट प्रोवाइड किया जा सके। जाहिर सी बात है ये आईबॉल से बाहर आने की एक लोकेशन है, तो इसी ऑप्टिक डिस्क से ऑप्टिक नर्व एग्जिट आउट होती है, इसी ऑप्टिक डिस्क से रेटिनल ब्लड वेसल एंटर होती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हमारी आईबॉल का वो पार्ट होगा जहां पर फोटो रिसेप्टर सेल्स एब्सेंट होते हैं। ये वो पार्ट है जहां पर रॉड्स एंड कॉन्स एब्सेंट होते हैं, और जब रॉड्स एंड कॉन्स ही एब्सेंट होंगे, जब लाइट को रिसीव करने वाले सेल्स ही एब्सेंट होंगे, तो अगर लाइट रेज यहां पर स्ट्राइक होंगी तो हमें नजर नहीं आएगा, हमें अंधापन महसूस होगा। इसलिए बच्चों दिस रीजन इज ऑल्सो रेफर टू एज ए ब्लाइंड स्पॉट। आपके नीट 2020 में मैंने आपसे कहा था मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आया था, उसमें एक वर्ड था बच्चों, दैट इज अ ब्लाइंड स्पॉट, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करेक्ट मैचिंग थी वो ये थी रॉड्स एंड कॉन्स यानी फोटो रिसेप्टर्स आर एब्सेंट। बस इतना याद रखेंगे, ऑप्टिक डिस्क या फिर ब्लाइंड स्पॉट हमारी आईबॉल की वॉल का वो पार्ट है जहां से ऑप्टिक नर्व एग्जिट आउट होती है, रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर होती है और वहां पर फोटो रिसेप्टर्स एब्सेंट होते हैं। चलिए बच्चों, ब्लाइंड स्पॉट के बाद मैं आपको एक और पार्ट समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये आईबॉल का आगे वाला पार्ट है, इसे आप कह सकते हैं एंटीरियर पोल। ये आईबॉल का पीछे वाला पार्ट है, इसे आप कह सकते हैं पोस्टीरियर पोल। तो देखिए बच्चों, रेटिना इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आईबॉल। अब देखिए बच्चों, आप इस पोस्टीरियर पोल को ध्यान से देखिए, तो पोस्टीरियर पोल में बिल्कुल सीधे सीधे ये जो पार्ट आपको रेटिना का नजर आता है बच्चों, इसे नाम दिया जाता है मैकुला लूटिया या फिर इसको कहते हैं येलो स्पॉट। एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, आप लोकेशन वाइज अभी देख रहे होंगे तो येलो स्पॉट आपको ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर नजर आ रहा है। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। आप ध्यान से देखिए बच्चों, रेटिना पर हमें एक पोर्शन नजर आ रहा है, उसे हम कहते हैं येलो स्पॉट या फिर मैकुला लूटिया। और देखिए बच्चों, इस येलो स्पॉट के सेंटर में भी रेटिना का एक थिन्ड आउट पोर्शन है। इस येलो स्पॉट के सेंटर में जो पोर्शन है वो पार्ट है जहां पर रेटिना एक्सट्रीमली थिन हो चुकी है, एंड दिस थिन्ड आउट पोर्शन ऑफ रेटिना which is present at the central region of yellow spot is referred to as a fovea centralis। और ये वो पार्ट है रेटिना का जहां पर कॉन्स डेंसली पैक्ड होते हैं। ये वो पार्ट है जहां पर रॉड्स एब्सेंट होते हैं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्स पाए जाते हैं। फोविया सेंट्रलिस येलो स्पॉट का वो पार्ट है, ये रेटिना का वो थिन्ड आउट पोर्शन है जहां पर जब लाइट रेज स्ट्राइक होती हैं तो मिनिमम स्कैटरिंग होती है, मिनिमम इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और विजन बिल्कुल शार्प होता है। यानी हम कह सकते हैं ये हमारी रेटिना का वो पार्ट है जिसकी विजुअल एक्यूटी मैक्सिमम होती है। विजुअल एक्यूटी यानी रेजोल्यूशन यहां पर मैक्सिमम होता है। कंक्लूजन बस आप इतना याद रखें बच्चों, ऑप्टिक नर्व जहां से एग्जिट होती है, रेटिनल ब्लड वेसल जहां से एंटर होती है, वो पार्ट है जहां पर फोटो रिसेप्टर्स रॉड्स एंड कॉन्स एब्सेंट होते हैं, उसे कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। जबकि येलो स्पॉट वो पार्ट है जिसके सेंटर में फोविया सेंट्रलिस वो पार्ट है जहां पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्स डेंसली पैक्ड होते हैं। यहां पर लाइट रेज अगर स्ट्राइक होगी तो बिल्कुल क्लियर विजन होगा, इसलिए हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट इज द पॉइंट ऑफ नो विजन। जबकि येलो स्पॉट और उसमें भी फोविया सेंट्रलिस इज द पॉइंट ऑफ शार्पेस्ट विजन, जहां पर विजुअल एक्यूटी यानी रिजोल्यूशन बिल्कुल मैक्सिमम होगा। अब खास बात देखिए बच्चों, आपको यहां पर येलो स्पॉट ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर नजर आ रहा है, पर एक्चुअल में लोकेशन कुछ इस तरह से नहीं होती है। एनसीईआरटी ने ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट की लोकेशन को समझाने के लिए एक पैराग्राफ लिखा है बच्चों, और मैक्सिमम बच्चे इसी पैराग्राफ को समझ नहीं पा रहे हैं। इसी पैराग्राफ में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, तो मैं जिम्मेदारी उठा रहा हूं इस पैराग्राफ को आपको समझाने के लिए। लेकिन इस पैराग्राफ को समझाने के लिए पहले आपको एक व्यू समझना जरूरी है बच्चों, बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, मान लेते हैं आप देख रहे हैं द एंटीरियर व्यू, आप मुझे सामने से देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको यहां पर नोज नजर आएगी और नोज के लेटरल साइड पर आपको आंखें नजर आ रही हैं। तो देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं एंटीरियर व्यू, डायग्राम को ध्यान समझें। एंटीरियर व्यू, नोज के लेटरल साइड पर आपको आईज नजर आ रही हैं। अब देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, आप एक्चुअली में आईबॉल के कॉर्निया से होते हुए पोस्टीरियर पोल पर पहुंच जाएं। यानी कि अभी आप देख रहे हैं, आप सामने से देख रहे हैं तो आप आईबॉल में बिल्कुल अंदर की तरफ आ गए हैं, तो आपको पीछे वाला जो पार्ट नजर आ रहा है ये रेटिना वाला पार्ट है, यानी आप आईबॉल की पोस्टीरियर पोल को स्टडी कर रहे हैं। मैं आपको समझाने के लिए बच्चों देखिए, यहां पर ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं बच्चों दिस इज द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आईबॉल। अब मैं आपको ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट दोनों के लोकेशन समझा रहा हूं, ध्यान सुनिए बच्चों। एक्चुअली में क्या होता है, किसी भी आईबॉल की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मैं इस आईबॉल में अगर आपको समझाऊं, आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। देखिए
इस पोस्टीरियर पोल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, यानी स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल, यानी कि पोस्टीरियर पोल से थोड़ा ऊपर आइए, मान लेते हैं यहां पर, और इस पॉइंट के स्लाइटली मीडियल साइड पर। देखिए बच्चों, पोस्टीरियर पोल से ऊपर, उधर तो लेटरल होगा, इधर मीडियल होगा। तो हमने क्या देखा, स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल एंड मीडियल, यानी यहां कहीं ये जो पॉइंट है इसे नाम दिया जाता है ब्लाइंड स्पॉट। तो देखिए बच्चों, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट सुने, द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आईबॉल एंड रेटिनल ब्लड वेसल एंटर द आईबॉल एट ए पॉइंट स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल एंड मीडियल टू इट। उसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि वहां पर फोटो रिसेप्टर्स एब्सेंट होते हैं। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट सुनते हैं बच्चों, द ऑप्टिक नर्व्स लीव द आई एंड द रेटिनल ब्लड वेसल एंटर इट एट ए पॉइंट मीडियल टू and slightly above the posterior pole of the eyeball. Photoreceptors are not present in that region and hence it is called blind spot. यानी बस इतना याद रखेंगे बच्चों, posterior pole पर थोड़ा ऊपर की तरफ और उसके थोड़ा मीडियल। मैं आपको इस आईबॉल में अगर समझाऊं बच्चों, पोस्टीरियर पोल के थोड़ा ऊपर और थोड़ा मीडियल, यहां ये जो पॉइंट है हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अब देखिए बच्चों, येलो स्पॉट की पोजीशन को यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली में येलो स्पॉट इज सिचुएटेड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट। देखिए बच्चों, ये ब्लाइंड स्पॉट है, इधर जाएंगे तो मीडियल साइड है, इधर आएंगे तो लेटरल साइड है। तो ब्लाइंड स्पॉट के भी लेटरल साइड पर ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं येलो स्पॉट। यानी बच्चों, हमारे ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल साइड पर ये जो पॉइंट है इसे हम नाम देते हैं येलो स्पॉट या फिर मैकुला लूटिया। और इसका जो थिन्ड आउट पोर्शन रेटिना का, द सेंट्रल पिट लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसे नाम दिया जाता है फोविया सेंट्रलिस। आइए एनसीईआरटी का स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं बच्चों, एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई lateral to the blind spot there is a yellowish pigmented spot called macula lutea with a central pit called the fovea. मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, fovea is the thinned out portion of the retina where only cones are densely packed. It is the point where visual acuity, that is resolution, is the greatest. तो बस इतना याद रखेंगे, posterior pole पर हमारे blind spot और yellow spot दोनों प्रेजेंट हैं। posterior pole पर थोड़ा ऊपर की तरफ, लेकिन मीडियल साइड पर तो है दैट इज ब्लाइंड स्पॉट, और उस ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल साइड पर प्रेजेंट होता है दैट इज येलो स्पॉट। तो यहां पर हमने येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट की एक्चुअल पोजीशन को समझा। अब आपकी एनसीईआरटी का जो डायग्राम उसको समझे बच्चों। मैंने आपसे कहा ये वाला जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये पॉइंट कौन सा हुआ, ब्लाइंड स्पॉट। ये जो नजर आ रहा है ये है येलो स्पॉट। आपके एनसीईआरटी ने क्या किया है, इस डायग्राम को थोड़ा सा इस तरह से क्लॉकवाइज घुमा दिया है, और जब आप क्लॉकवाइज उसको घुमा देंगे तो जो ब्लाइंड स्पॉट वाला पार्ट है वो थोड़ा नीचे की तरफ होगा, जबकि येलो स्पॉट वाला पार्ट थोड़ा ऊपर होगा। और यहीं से फिर हम ऑप्टिक नर्व के एग्जिट होने की बात कर पा रहे हैं। तो बच्चों, बस आपको एनसीईआरटी के इन स्टेटमेंट्स को एज इट इज याद भी रखना है, और इसी के साथ कंप्लीट होता है द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आईबॉल।